हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें आज इंट्रोडक्शन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फ्लूइड्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स का मतलब होता क्या है? मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन। मोशन की स्टडी करना यानी गति की स्टडी करना, ठीक है। तो ये जो होता है स्टडी ऑफ मोशन, ये आप दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट होता है काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशन और सेकंड होती है आपकी डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन। तो काइनेमिक स्टडी ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अगर आप विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो गति का रीज़न है उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब गति किस वजह से होगी? आपको पता है मोशन जो होगा वो फोर्स वगैरह की वजह से होगा, यानी कि इसको आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं फोर्स। तो अगर आपको इसका रीज़न नहीं पता है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं फोर्स को, तो वो स्टडी आपकी कहलाती है काइनेमेटिक स्टडी। और डायनेमिक मतलब है कि गतिशील होना, यानी कि मूवमेंट में होना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, तो वो स्टडी आपकी कहलाती है डायनामिक स्टडी, ठीक है। या उसको आप कहते हैं डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन। मतलब इसमें जो फोर्स है वो रीज़न आप जो है इसमें कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, तो वो आपकी डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन कहलाता है। तो बेसिकली होता क्या है काइनेमिक स्टडी में, जैसे कि वेलोसिटी की अगर आप बात करें, तो वेलोसिटी क्या होता है? अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्स टर्म नहीं आया। या अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो ये आपको पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो इसमें कोई भी फोर्स का वर्ड नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी कि इसमें जो है आपको ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये आप इसमें कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो क्या होता है F इक्वल टू एम ए। तो ये लॉ जो है आप तभी कंसीडर कर सकते हैं जब आपकी स्टडी ऑफ मोशन कैसा होगा, डायनामिक होगा। काइनेमेटिक में इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक टर्म आता है आप पढ़ेंगे आगे, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ डायनामिक वर्ड आ गया, डायनामिक वर्ड आ गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स वर्ड आएगा। और ध्यान रखिएगा अगर डायनामिक स्टडी कहीं भी कर रहे हैं तो फोर्स की यूनिट जरूर आप उसमें मेंशन होगी। जहाँ भी अगर फोर्स की यूनिट दिख जाए इसका मतलब है कि वो डायनामिक स्टडी ऑफ मोशन है। और जहाँ पर फोर्स की यूनिट ना दिखे तो आप समझ सकते हैं कि वो काइनेमिक स्टडी ऑफ मोशन होगा। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कहीं भी फोर्स की यूनिट नहीं दिख रही, जैसे कि किलोग्राम हो गया या न्यूटन हो गया, तो ये यूनिट अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो काइनेमिक स्टडी ऑफ मोशन है। अब जैसे विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी की यूनिट होती है पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है। जहाँ पास्कल को आप कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन वर्ड आ गया, यानी फोर्स की यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब है कि ये डायनामिक विस्कोसिटी है। अब वही अगर आप बात करते हैं, एक टर्म आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक में आप देख रहे हैं कि काइनेमेटिक टर्म आया, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी का रेशियो। तो इसकी जो काइनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है ये होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपको कहीं भी फोर्स की यूनिट नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि ये काइनेमिक स्टडी ऑफ मोशन में आप इसको कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कि सपोज मैकेनिक्स के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड मैकेनिक्स ओवरऑल है क्या? तो मैकेनिक्स समझ में आ गया, फ्लूइड होता क्या है। जनरली अगर आप किसी मैटर की बात करें तो कोई भी मैटर तीन टाइप्स का हो सकता है। या तो वो सॉलिड मैटर होगा, या आपका लिक्विड मैटर होगा, या वो गैस होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप shear फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सपोज कोई ये सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, ये सरफेस है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने सपोज फोर्स लगाया, ये shear फोर्स लगाया सपोज F।
तो क्या होगा, ये जो सॉलिड है ये सपोज यहाँ से लेकर यानी इस टाइप से शिफ्ट हो गया, ये बॉटम सरफेस पे फिक्स है, सपोज यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे जब फोर्स लगाया तो फाइनली क्या होगा, ये थीटा एंगल पे मूव कर गया, यानी डिफॉर्मेशन एंगल जो है वो थीटा हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ये आपका डिफॉर्मेशन कैसा हुआ, फिक्स डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यानी कि F फोर्स लगाने पे इसका डिफॉर्मेशन एक फिक्स हो गया और ये थीटा एंगल पे रोटेट हो गया। वही अगर कोई लिक्विड या गैस की बात करें तो सपोज ये सरफेस है बॉटम सरफेस, इस पे कोई फिक्स पॉइंट ये मान लिया। अब ये सपोज कोई लिक्विड है या गैस है तो इसमें सपोज इस पर कोई पॉइंट ये है, ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे कहीं F फोर्स लगाया तो इनिशियली क्या हुआ, ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद फिर आपने कोई फोर्स लगाया तो वो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर था, अब ये उठ के F फोर्स की वजह से फिर ये आ गया, या F फोर्स कंटिन्यूअसली अगर लग रहा है तो ये पॉइंट फिर यहाँ पर आ गया। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि इसमें पहले डिफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर उसी फोर्स की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन यहाँ तक हो गया, फिर उसी फोर्स की वजह से यहाँ डिफॉर्मेशन और आगे बढ़ गया। मतलब क्या है कि ये जो डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं ये डिफॉर्मेशंस आपके कहलाते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है फ्लो प्रॉपर्टी। और जनरली लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब क्या है, इनमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रहती है, इसीलिए लिक्विड और गैसेस को कंबाइंडली आप जो है वो कहते हैं फ्लूइड, यानी कि ये दोनों पार्ट जो हैं आपके कहलाते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड में आपके लिक्विड और गैसेस आते हैं, वही सॉलिड में अगर आप देखें एक फिक्स डिफॉर्मेशन तो होता है बट कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इसको फ्लूइड आप नहीं कहते हैं। फ्लूइड का मतलब है जो लिक्विड और गैसेस हैं जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी दे रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, यानी कोई शेयर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अगर आप इसमें फ्लो की एबिलिटी हो रही है तो वो आपका कहलाता है फ्लूइड। आप इसमें कह सकते हैं कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज़ अ एबिलिटी टू फ्लो, यानी जिसमें जो है एबिलिटी है फ्लो होने की, एबिलिटी टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ shear और टेंजेंशियल फोर्स, यानी कोई भी shear और टेंजेंशियल फोर्स अगर लग रहा है तो उसकी वजह से जो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है वो आपकी कहलाती है फ्लूइड। और बेसिकली ये प्रॉपर्टी आप लिक्विड और गैसेस में देखते हैं। करते हैं बेसिकली कि कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी आप जानते हैं रो, जो कि क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल टू किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास केजी, पर वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है, अब यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, केजी पर मीटर क्यूब में अगर आप देखें 1000 केजी पर मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू ग्राम पर सीसी में आप लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर को सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट हो जाती है 1 ग्राम पर सीसी। वही अगर आप एयर या एटमॉस्फेयर की अगर आप डेंसिटी की बात करें तो ये होती है जस्ट 1.21 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट होता क्या है, जनरली डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है वेट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको स्पेसिफिक वेट कहते हैं, या इसको आप जनरली यूनिट वेट भी बोलते हैं गामा, ठीक है। इसको आप यूनिट वेट से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है वेट को आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और एम वाई वी क्या होता है आपको पता है, रो, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, रो इंटू जी। तो स्पेसिफिक वेट को जनरली आप क्या लिख देते हैं, रो इंटू जी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें, सपोज नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको आप जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जनरली होता क्या है? अगर आप लिक्विड की बात करें, यानी फॉर लिक्विड, तो आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है, यानी जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, वो आपका होता है वाटर, ठीक है। वही अगर आप गैसेस में बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो आपका होता है एटमॉस्फेयर, जैसे कि एयर, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन या मीथेन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड में आ जाते हैं अगर आप गैसेस की बात कर रहे हैं। वही आप लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर होता है। फ्लूइड मतलब है कि इसमें लिक्विड और गैसेस जो हैं दोनों ही कंबाइंड है। आप किसी की भी बात कर सकते हैं, चाहे आप गैसेस का रेशियो ले रहे हैं या आप फ्लूइड लिक्विड का रेशियो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है फ्लूइड की, उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? ये बेसिकली रेशियो होता है दो डेंसिटी का, यानी कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। दो सब्सटेंस हैं जिनकी अलग अलग डेंसिटी का जो रेशियो है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। अब सपोज इफ ρ2 की वैल्यू जो है, वो सेकंड जो सब्सटेंस है वो वाटर है, तो यहाँ पर आप ρ2 इक्वल टू क्या डाल देंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है उस केस में क्या बन जाएगी? आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये पॉइंट आपको पता है, जब यहाँ पे आप ρ1 अपॉन ρw पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल। जो फ्लूइड प्रॉपर्टी आती है उसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से वर्ड समझ रहे होंगे, कंप्रेस होना, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो, यानी कितना आपने आउटपुट इनपुट दिया। सपोज आपने किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर लगाया तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ठीक है। आपको पता है वॉल्यूम, प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम कम ही होगा, इसलिए आपने माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका कहलाता है आउटपुट, यानी इनपुट कितना दिया तो उस पर कितना आउटपुट मिला, तो वो रेशियो आपका कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बीटा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन वी डिवाइडेड बाई डी पी, जहाँ पी क्या है? प्रेशर। तो आपको पता है मास जो होता है एम, वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। तो ये मास हमेशा किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगी? v इंटू डी रो प्लस रो इंटू डी वी। तो ये जो रेशियो है, जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस डी वी अपॉन डी इक्वल टू डी रो डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। इसको इसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी रो डिवाइडेड बाई रो अपॉन डी पी। तो बीटा जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी पी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। अब सपोज इसकी कंडीशन ये है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी को आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो अगर प्रेशर लगाने पे, यानी प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि सॉलिड। तो सॉलिड आपको पता है वो कंप्रेसिबल नहीं होगा, यानी उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी। सॉलिड में कितना भी प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि सपोज इफ डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो है वो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो कुछ सॉलिड टाइप ही सब्सटेंस होगा, मैटर होगा। तो उस केस में जो डी रो अपॉन डी पी है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब है कि जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है वो भी 0 आ जाएगी। जब कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 आएगी तो ये सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो आप वो कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस है वो कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है, यानी कंप्रेस नहीं हो रहा। तो सॉलिड के केस में आप जानते हैं कि प्रेशर कितना भी लगाएं उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। वही अगर सपोज इफ रो इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी रो जो है वो चेंज हो रहा है, तो जब रो चेंज हो रहा है प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब है बीटा कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू भी 0 नहीं होगी। तो ये जो सब्सटेंस है इसको आप क्या कहेंगे? कंप्रेसिबल, ठीक है। तो अब जैसे कि सपोज अगर आप लिक्विड की बात करें
तो लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल होता है, यानी कि अगर उसमें प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। बट वही अगर आप देखें वाटर में देखा गया तो वाटर में सपोज एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो डेंसिटी होती है वो होती है 998 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वही अगर देखी गई वाटर की डेंसिटी 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो इसकी डेंसिटी मिली वो 1003 kg पर मीटर क्यूब मिली, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें अगर आप डिफरेंस देखें यानी चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, तो बेसिकली चेंज इन प्रेशर आपको मिल गया 5 kg पर मीटर क्यूब, तो इतना चेंज मिला। तो अगर आप इसमें परसेंटेज चेंज देखें तो ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था 998 इंटू 100, तो जस्ट 0.5%, ठीक है। तो इसमें जो चेंज मिला जैसे कि जो डी रो अपॉन रो था यानी कि इनिशियल चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल डेंसिटी कितनी थी, तो इसमें जो चेंज इन प्रेशर मिला ये जस्ट 0.5% था। तो ये बीटा जो है यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है 1 अपॉन रो डी रो अपॉन डी पी, तो इसकी जो वैल्यू है जस्ट 0.5 मिली, यानी ये कह सकते हैं बीटा जो है वो टेंस टू 0 है, जस्ट 0 के लगभग बराबर ही है। इसीलिए लिक्विड को जो है इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, इसको जो है इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। तो आपने पढ़ा भी है लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। यहाँ पे सपोज आपने मान के चले कंप्रेसिबल है, लेकिन जब आपने देखा कि ओवरऑल तो फाइनली लिक्विड क्या आ गया, लिक्विड को जो है एज अ इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। होता कंप्रेसिबल है क्योंकि बहुत नेग्लेजिबल चेंज हो रहा है, लेकिन उसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो उसको एज अ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस मान के आप सॉल्व करते हैं। टर्म आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको आप जो है के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है के, ये जस्ट अपोजिट होता है आपकी कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है, के इक्वल टू 1 अपॉन वीटा। अब एक प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो आइसोथर्मल का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में जस्ट आप ये ध्यान रखिएगा जो बल्क मॉडुलस है जिसको आप रेसिप्रोकल कहते हैं, अपोजिट कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी का, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है प्रेशर के, जो प्रेशर अप्लाई किया गया है जस्ट इक्वल होगी के इक्वल टू पी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो इस केस में जो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में जो बल्क मॉडुलस होता है इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1 अपॉन बीटा विच इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। वैल्यू जो है वो गामा कहलाती है, जहाँ पर ये जो गामा होता है इसको कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। तो इसकी जो वैल्यू होती है फॉर मोनो एटॉमिक, अगर आप मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही एटम होता है, मोनो मतलब सिंगल, तो उसमें गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.61। और वही अगर आप डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो डाई एटॉमिक के केस में जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.4। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि सपोज कोई ये स्लोपी एरिया है, ठीक है, जिसका एंगल जो है 30 डिग्री है, ये सरफेस है। तो इस सरफेस पे जो है ये कुछ ऑयल जो है फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ है, सपोज ये वेट जो है 5 kg का है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और ये सरफेस है, उनके बीच में ये जो है ऑयल है। ये जो बेस एरिया है इसका सरफेस का, ये बेस एरिया जो है आपका गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर स्क्वायर, और इनके जो ऑयल के बीच की जो थिकनेस है ये आपको गिवन है 2 mm। तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है ड्रैग फोर्स होता क्या है, ड्रैग फोर्स इक्वल टू होता है म्यू इंटू यू अपॉन, यानी कि बॉटम सरफेस की वेलोसिटी तो 0 है, इनके बीच में रिस्पेक्ट हो गया म्यू यू अपॉन एच इंटू एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, एच जो है थिकनेस जो है इस सरफेस की, इससे जो है इनके बीच में जो ऑयल है फ्लूइड भरा हुआ है इसके बीच की थिकनेस कितनी है 2 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर। और आपको u जो है वेलोसिटी आपकी टॉप सरफेस की जो ये फ्लो हो रहा है बॉक्स, इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड।
तो आपको जो है म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ड्रैग फोर्स देखना है, तो आपको पता है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, और ड्रैग फोर्स क्या होता है, जो उसी डायरेक्शन में शेयर लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में अगर आप शेयर फोर्स देखें तो ये जो फोर्स है, सपोज ये वेट डब्ल्यू लग रहा है, तो इसका ये जो वेट है यानी कि जो मास इनटू ग्रेविटी हो गया, तो यहाँ पे ये मास की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये m जो है जिसकी वैल्यू 5 kg है, तो ये जो वेट है इसका इस डायरेक्शन में वेट कितना होगा, w इंटू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यही ड्रैग फोर्स होगा, शेयर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो हो गया आपका w साइन थीटा यानी mg साइन थीटा विच इज इक्वल टू म्यू इंटू यू अपॉन एच इंटू ए। एम की वैल्यू आपको पता है 5 kg है, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री विच इज इक्वल टू म्यू इंटू यू। ओवरऑल वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकेंड, एच की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ इंटू बेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से सॉल्व करके आप म्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0035 पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये ओवरऑल जो है आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू मिल गई। अदर ए वगैरह के एग्जाम में जो है नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जस्ट फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।